अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। लेक्चर 29 स्टार्ट कर लें। ठीक है जी भाई, कुछ कह रहे हैं कल वाला क्वेश्चन नाम की कोई चीज़ कह रहे हैं जी। कल वाले क्वेश्चन में आपको क्या नहीं समझ आया? तीस छः 14 पर हम क्यों आए थे? उसकी वजह ये थी कि हमें इस साल की जर्नल एंट्रीज करनी थी। अगर आप डायरेक्ट आ जाते जहां आप कह रहे हैं, यानी 30 जून 14 की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ लैंड करते, तो ये 6 महीनों की डेप्रीसिएशन भी आपकी एक्यूमुलेटेड ऑप्शन में पड़ी होती। तो आप उसको कैसे अलग करके एंट्री करते, जबकि इसकी एंट्री करनी थी। चाहे वो एंट्री आप डेप्शन की कंबाइन करके भी कर दें, दोनों डेप्रीसिएशन निकालनी तो ज़रूरी थी ना, इन 6 महीनों की भी और इन 6 महीनों की। ठीक है, ये पुराने वाले हिसाब से और ये नए एस्टीमेट के हिसाब से, ये दोनों मिलकर इस साल की डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री होनी थी। तो अगर आप यहाँ डायरेक्ट लैंड करते तो ये डेप्शन एक्सपेंस आपको अलग से नज़र ना आता, इसलिए ऐसे आए थे। ठीक है, कल मैंने अर्ज़ किया तो था वैसे ही जी। और कोई सवाल? चलें। अच्छा जी, वो बात मैं ये करने लगा था कि ये आप लोगों को आज टेस्ट रिटर्न हुआ है, टेस्ट 2। तो इसके अंदर ऑनलाइन वालों के साथ भी यही हुआ होगा। मैंने ये कहा था कि अभी क्योंकि नोट नया ताज़ा पड़ा था उस वक्त टेस्ट 2 में, मैंने कहा था कि सब नोट्स अभी क्योंकि बनवाए नहीं हैं या बनवा दिए थे तो अभी प्रैक्टिस इतनी नहीं हुई थी, पहला दिन था जो भी था। मैंने कहा था कि आपके सब नोट्स के मार्क्स नहीं होंगे। ठीक है, ऑनलाइन वालों के चेक हो रहे हैं पेपर्स, तो उनके लिए एटलीस्ट ये कर दो जो बताने लगा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को तो मैंने ये कहा था, लेकिन इनको मैंने ये नहीं बताया था, दानिश को। और ये जो नंबर्स हैं ये आपको नहीं मिल सके, मतलब इसके नंबर कट गए हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो ये 2, ये 3 और ये 3.5 नंबर हैं सिर्फ। ठीक है बेटा, ये सब ना वर्किंग्स हैं। अच्छा, मूवमेंट एंड रियल सरप्लस भी है। ठीक है, चलें जी, टोटल करते हैं। मैंने कौन सा सारे दे देने, ठहर जाओ, अभी कौन सा सारा सबने सही करना था। तो 1 मिनट चुप। 3.5, 4.5, 5.5 और 6.5 नंबर बनते हैं ना। तो अब इसमें ठीक है जी, 0.5, 0.5, 0.5 ये तो सब ने इंशाल्लाह कर लेना था। वही बच्चे इसके नंबर तो वैसे ये तो किया ही होगा, ये तो मैंने पार्ट बनाया था वैसे ही सवाल का। इसको निकालें, इसको मैंने वैसे ही सब नोट नहीं कहा हुआ। हालांकि क्लास के बाद एक बच्चे ने मुझसे पूछा भी था कि सर ये सब नोट किताब के अंदर जो है वो सब नोट बना हुआ। मैंने कहा था बना लो, मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, तो इससे ज़रा बचत हो गई, ये तो हट गए। अब रह गई ये 1, 2, 3, 4 और 5, ये नंबर आपके कट गए हैं माजरत के साथ। इसमें अब ये एक नंबर सबको मिल जाएगा, ये मैं सबको नहीं देने लगा, और ये भी मैं सारे सबको नहीं देने लगा। कितने देंगे? 1, 2, 3 नंबर सारे ऐड कर लें अपने, बस इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है जी बेटा, जी हाँ, ऐसे भी कर सकते हैं आप 3 मार्क्स अपने मार्क्स में ऐड कर लें, या आप 15 में से ये 3 माइनस कर लें, 18 में से। ओके, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे और मैं माजरत खा हूँ। बाकी ऑनलाइन वालों को आपने इसके नंबर नहीं देने, ये नंबर ऊपर ही बांट दें, उतर थले कर दो ये नंबर। ठीक है, ओके जी। तो आपने 3 मार्क्स जितने आए हैं उसमें ऐड कर लेने हैं। ठीक है, या 15 में से 9.5 ले लिया आपने, ये भी ठीक है। ओके, अच्छा जी, अब टेस्ट पे बात आ ही गई है तो टेस्ट 3 पे भी बात आ जाए। टेस्ट 3 वाला जो क्वेश्चन है आप अक्सर मीम्स वगैरह में भी देखते होंगे। ये वो सवाल है ऑर्चर्ड लिमिटेड के नाम से, तो इसका नाम मैंने बदल दिया था, ओमेगा लिमिटेड कर दिया था। तो ये एक अच्छा सवाल है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, बस लोगों ने ऐसे मशहूर किया हुआ है आपकी सीए कम्युनिटी में, सीनियर्स ने। ऑर्चर्ड वाला सवाल कुछ नहीं है, आपने टेस्ट में किया, अभी देख लेंगे कि आपने क्या किया। ये वही है। ओके, अच्छा जी, अब सवाल को पढ़ते हैं, इसका नोट बनाते हैं। प्रिपेयर नोट ऑफ पीपीई अलॉन्ग विद
कंपैरेटिव्स। और एक चीज़ जो मुझसे अगेन थोड़ी सी ज़्यादती हुई वो ये थी कि मैं यहाँ पे लिख देता टोटल कॉलम इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वैसे कितने बच्चों ने बनाया था? एक ने बना, एक में बनाया, एक में नहीं बनाया। चलो अच्छी बात है, मैंने इसको ख़त्म कर दिया। चलो इसकी जान छूट गई, इसके मार्क्स। हाँ, इज़ नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि माशाल्लाह सारी क्लास ने नहीं बनाया तो कोई बात नहीं है, इसके नंबर भी नहीं है। टोटल नहीं बनाना था, नहीं बनाना था, ठीक है, डन हो गया। चलो अब आ जाते हैं जी सवाल की तरफ। सवाल की पिच तकरीबन वसूकी लिमिटेड वाले सवाल जैसी ही थी, ठीक है, जो पहले टेस्ट 2 में दिया था, यानी 2 साल का हमने नोट बनाना था। शेरदिल वाला सवाल हमने किया था, वो भी इससे मिलता जुलता था। तो 2 साल कंपैरेटिव वाला हम ये समझो तीसरा सवाल करने लगे, ठीक है। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू, भाई मैंने आपको स्टैंडर्ड कहा था, मुझे ला दें। अच्छा, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऑफ ओमेगा लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। प्लांट है और बिल्डिंग्स हैं, दोनों की क्या गिवन है फिलहाल? कॉस्ट। अभी इंशाल्लाह इसके बाद आइंदा आने वाले दिनों में नोट जब आया करेंगे तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि वो पहले से रीवैल्यूएशन वाले हों। कुछ सवाल हैं पास पेपर में भी ऐसे, पहले भी रीवैल्यू हो चुका हुआ करेगा एसेट और दरमियान में कहीं हम खड़े होंगे, वरना अभी तक जितने सवाल हमने देखे हैं उनके अंदर हम स्टार्ट से ही शुरू कर रहे होते हैं। हाँ, सूकी वाले सवाल के अंदर ये था कि आपको स्टार्ट से उसने बता दिया था कि ये कॉस्ट वगैरह है, ठीक है, माना कि ला के उसने 31 दिसंबर 21 पे खड़ा कर दिया था, तो वर्किंग आपने पूरी बना ली थी और फिर इस साल की अकाउंटिंग कर ली थी इस सवाल में। ऐसे ही है ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हो, तो ऐसा जब नहीं होगा तब देखेंगे। या तो यार जगह छोड़ के बैठा करो या आप कहीं और बैठा करो, ठीक है। अच्छा, तो कॉस्ट गिवन है, मतलब ये एसेट रीवैल्यू नहीं हुए आज से पहले। हालांकि बिल्डिंग्स के बारे में वो कह रहा है मॉडल सब्सिक्वेंट कौन सा है, ठीक है। तो खैर 1 जनवरी 15 पर डेट ऑफ परचेज गिवन है, तो परचेज की डेट पर तो कॉस्ट ही होनी थी। रिक्वायरमेंट के अंदर उसने हमें कहा है 31 दिसंबर 17 पे लाकर नोट बनाओ, तो 15, 16, 17 तीसरे साल के एंड पर, ठीक है। अगली बात प्लांट के बारे में कहता है, ऑन 31 दिसंबर 16 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट वाज असेस्ड एज 360 मिलियन विद नो चेंज इन यूजफुल लाइफ, ठीक है। चेंज हो जाता तो फिर तो साइंटिफिक फार्मा की तरह से हमें गड़बड़ करनी पड़ती कुछ इम्पेयरमेंट से पहले। खैर ऐसा कुछ नहीं हुआ, रिकवरेबल अमाउंट जो है वो उसने निकाल के दे दी है 31 दिसंबर 16 की। तो प्लांट में हमने ये करना था कि 31 दिसंबर 16 तक पहले इस प्लांट को लेके आना था, फिर वही एक लाइन छोड़कर हमने रिवाइज बुक वैल्यू या पुरानी वाली बुक वैल्यू लिखनी थी, देखते हुए इम्पेयरमेंट लॉस निकालना था, ठीक है। नोट में मैं नया सेक्शन ऐड नहीं करूंगा, मैंने आपको सिखा दिया था कि अब अगर आपको शक पड़ जाए ना कि इम्पेयरमेंट सवाल में आ सकती है, हो सकता है ना भी आए, तो आप क्या करो, अक्यूमुलेटेड डेप्शन वाले सेक्शन के अंदर एक लाइन खाली छोड़ दो, लिखो मत इम्पेयरमेंट, बेशक ना लिखो, एक लाइन खाली छोड़ दो, ऊपर भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दो, आगे ना लिखो एंड इम्पेयरमेंट। और अगर इम्पेयरमेंट लॉस आ जाए तो ऊपर एंड इम्पेयरमेंट भी डाल देना, डेप्शन के नीचे इम्पेयरमेंट भी लिख लेना। और अगर ना आए तो लाइनें खाली आगे भी होती हैं, पर्चे के अंदर पड़ी रहेगी आपकी भी खाली, ठीक है। वो मैं बताता हूँ कैसे मैंने ये कहा, ज़बानी कहा ना अभी। अगली बात, ड्यूरिंग 17, ये 17 है ना, OL हैज़ डिसाइडेड टू चेंज द डेप्शन मेथड ऑफ प्लांट फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू, चलो शुक्र है उसने रेट दे दिया, हमें निकालना नहीं पड़ा। लेकिन अब एक मसला हो गया है, वो मसला ये है कि ये 10% से डेप्रीशिएट नए वाले एस्टीमेट में 17 वाले साल में करना है, क्योंकि चेंज इन एस्टीमेट को तो हम शुरू से ही अज्यूम करेंगे ना साल के पहले, यानी कि 17 के अंदर अगर एस्टीमेट चेंज हो गया है तो 17 की यूँ कहना चाहिए, अब हमें बड़े हो गए, 17 के अंदर अगर एस्टीमेट चेंज हो गया है तो 17 की डेप्रीसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस वाले एस्टीमेट से होनी चाहिए। ये 25 साल स्ट्रेट लाइफ थे, लाइन से नहीं होनी चाहिए, लाइफ जो है उसके साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो 17 की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 16 के एंड वाली बुक वैल्यू पकड़ेंगे और उस दिन लाइफ शेप निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने रेट हमें खुद निकाल के दे दिया है, वो यूज़ करेंगे, 31 दिसंबर 17 पे लाएंगे, इम्पेयरमेंट टेस्ट लगाएंगे और ये नंबर फारिग, ये आसान, ठीक है। अगला भी आसान ही था, मसला सिर्फ ये था कि ये हो गया था, ठीक है। अब जो ये काम हुआ था, ये काम मैंने आपको करवाया हुआ था इंडिविजुअल क्वेश्चंस में, और ये तैयारी करवाई थी आपको
KL, UL, AL इन तीनों में आई थिंक आया था डिस्पोजल भी, और मैंने नोट भी बनवाया था, प्रैक्टिस थी। और मैंने कहा था पर्चे में ज़रूरी नहीं अकेला यही आए, पर्चे में ये एडजस्टमेंट डल जाएगी, तो डल गई। ठीक है। अब वैसे ICAP ने अभी पास पेपर्स में डिस्पोज नहीं करवाया रीवैल्यूड एसेट को, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि वो ये अब डाल सकता है एडजस्टमेंट। ठीक है, नहीं है अभी तक डली हुई, और आसान है, मुश्किल नहीं है। जो असूल जहन में वर्किंग टू करवाई इसीलिए थी कि जर्नल एंट्री या नोट के अंदर डिस्पोजल को अगर करना हो टैकल तो वो आसानी से हो जाए, रीवैल्यूड अमाउंट भी वहीं से मिल जाती है और एक्यूमुलेशन भी। सारी बातें ज़बानी हो रही हैं, अभी सब करते हैं बातें। अच्छा जी, खैर बिल्डिंग पढ़ी नहीं हमने, बिल्डिंग पढ़े थे। रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ बिल्डिंग एज डिटरमिन्ड बाय नजीब कंसल्टेंट्स एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूअर, ये असल सवाल में और था, मैंने बदल दिया था ना, असल में नाम सिर्फ बदला था, सवाल वही। ठीक है, ऊपर भी इधर भी। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर ऑन 31 दिसंबर 15 एंड 17, तो फिर ये कॉस्ट क्यों कह रहा है जी? कॉस्ट उसने यकम जनवरी 15 की दी हुई थी, जिस तरह से सुकी लिमिटेड वाला सवाल था, ये वैसा ही है तकरीबन। ठीक है, डेट ऑफ परचेज और कॉस्ट गिवन है, और 2 रीवैल्यूएशंस हुई हैं। ठीक है, और दूसरी रीवैल्यूएशन से पहले डिस्पोजल भी है, ये बड़ी मुसीबत थी। ठीक है, खैर अल्लाह खैर करेंगे। डिस्पोजल दो रीवैल्यूएशंस हैं, 31 दिसंबर 15 पर 700 और 31 दिसंबर 17 पर 463। लेकिन साथ ही ये मुसीबत भी आन पड़ी, क्या? बिका है एक एसेट। अब उस एसेट के बारे में जो सीखा था वो और था, जो ज़बानी बताया था वो पर्चे में आना था, इसलिए तो तब तक करवाया नहीं था, ताकि आपको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा हो कि जो बात बोर्ड पे करवा के समझाई जाती है और साथ कहा जाता है ऐसा भी हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट बात होती है। हमने 3 सवाल किए थे डिस्पोजल के रीवैल्यूड एसेट के, तीनों में सिचुएशन क्या थी? वो एक जैसी विसिनिटी वाले एसेट्स आते थे, कुछ और नहीं होता, तो हम कहते थे जी ये कॉस्ट अगर 10 की है तो 4 की कॉस्ट ये अगर रीवैल्यूड अमाउंट 10 की है तो डिवाइड बाय 10 इंटू 4 की ये। लेकिन मैंने कहा था या तो हम ये अज्यूम करते थे सेम विसिनिटी का कह के, या तो हम ये अज्यूम करते हैं या सवाल खुद इस डिस्पोज होने वाले एसेट के बारे में डिटेल बता दे। अब यहाँ पे अज्यूम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ना उस तरह का डाटा था, बल्कि सवाल ने खुद बताया क्या? ऑन 30 जून आ बिल्डिंग हैविंग ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 66 वॉज सोल्ड टू बहादुर फॉर 85, इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड, क्योंकि इस दिन पे तो वो बचनी नहीं है। जो लास्ट टाइम रीवैल्यू होकर 700 सारी बिल्डिंग्स हुई थी, उस दिन ये वाली बिल्डिंग 87 रुपए की थी। अब उसने ये नहीं कहा कि 700 बटा 10 करके इंटू 1 करो, बल्कि उसने कहा डिफरेंट बिल्डिंग्स होंगी ना इसकी, तो उसने कहा ये जो बिल्डिंग बिकी है आखिरी रीवैल्यूएशन में ये 87 रुपए की थी, यानी टोटल 700 में ये 87 गिवन है, निकालने की जरूरत नहीं, उल्टा आसानी है। ठीक है, OL इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ 2 मिलियन ऑन डिस्पोजल कॉस्ट का आपको पता ही है। वैसे तो इसको कुछ भी नहीं करना, हमने गेन लॉस भी नहीं निकालना। ठीक है, ओके। OL ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन एन एनुअल बेसिस। ठीक है, तो वर्किंग यहीं पे कर लें, फिर सवाल फिर उधर कर लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्किंग वाला नहीं बनाया हुआ अभी तक सफ़ा, सिर्फ आपका ही नहीं बना था अभी तक। वर्किंग नाम का सफ़ा बना देते हैं और ऐसे ही, और यहाँ पर हम कोई सवाल सॉल्व करना हुआ करेगा तो कर लेंगे। जैसे आज हम क्या करने लगे हैं जी, कौन सा सवाल करने लगे हैं? टेस्ट नंबर 3 है। बेसिकली ये ICAP का क्वेश्चन बैंक का सवाल है मेरी किताब के अंदर। नंबर 5 है, देखें ज़रा ऑर्चर्ड के नाम से, मुझे ICAP क्वेश्चन बैंक 4 है, नाम है इसका ऑर्चर्ड। बस ये शुरू में ये वाली फनकारी चल जाती है मेरी। अच्छा सवाल कोई होता है तो मैं डाल देता हूँ, बाद में फिर आपको पता लग जाता है, आप देख के आने लग जाते हैं, फिर मैं दूसरे डालने लग जाता हूँ। ओके, अच्छा जी, टेस्ट 3 का सवाल डिस्कस होने लगा है, ऑर्चर्ड लिमिटेड वाला सवाल है। पहले वर्किंग करनी है, फिर नोट उधर बनाना, इसलिए मैं वर्किंग यहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, तो वर्किंग 1 पहले क्या पसंद करेंगे? प्लांट। अच्छा, सवाल आया है नोट का, तरतीब भूल गए, सॉरी, मैं काफ़ी दिनों से मैंने नोट का सवाल नहीं ना किया। नोट का सवाल आए तो क्या तरतीब बताई हुई है? सबसे पहले फटाफट फॉर्मेट बनाएं। ठीक है, तो ज़रूरी फॉर्मेट बना लेते हैं जी, और इम्पेयरमेंट के शक समेत बना रहे हैं हम।
तो क्या नाम है अभी? OL ही ठीक है। जो ऑर्चर्ड कहना चाहे ऑर्चर्ड कहे, जो ओमेगा कहना चाहे ओमेगा कहे। क्या ख्याल है? OL नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17, और कंपैरेटिव भी चाहिए तो 16 भी बनाएंगे। ठीक है, कोई नंबर शंबर बताओ नोट का। 12 नंबर, ताकि डबल फिगर सर को लिखनी पड़े। ठीक है जी। नोट का नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, बातें क्यों कर रहे हैं हम बातें क्यों कर रहे हैं? ओपनिंग, फिर एडिशन, डिस्पोजल्स, ट्रांसफर, रिवैल्यूएशन और क्लोजिंग। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, एंड अभी नहीं लिख रहा मैं, मुझे नहीं पता, मुझे रिकवरेबल अमाउंट, मुझे इम्पेयरमेंट की स्मेल ज़रूर आ गई है। ठीक है, लेकिन अभी पता नहीं है होगी कि नहीं। टेस्ट तो लगना है ना, हो सकता है आ जाए इम्पेयरमेंट लॉस, तो अभी फिर फिलहाल सिर्फ तैयारी करनी है उसकी। असल में सेक्शन अलग बनाने में टाइम ज़ाया होता है, तो इसलिए मैं तरीका बता रहा हूँ वारदात का। ओके, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिखकर बस छोड़ दें। उसके बाद अपना पुराना नोट पूरा करें, और जब पूरा कर लें, चाहे क्लोजिंग से एक स्टेप ऊपर सिर्फ एक लाइन खाली छोड़ देना। ठीक है, बाकी सारा काम अपना पूरा करें। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा ईयर एंड रिवैल्यूएशन है या ईयर स्टार्ट? ईयर एंड है तो फिर डेप्रीसिएशन पहले लिखेंगे, तो डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। उसके बाद ट्रांसफ़र की एंट्री आ जाएगी, उसके बाद डिस्पोजल भी है चूँकि वो भी लिख लो। उसके बाद यहाँ पर एक लाइन खाली छोड़ दो और फिर लिखो क्लोजिंग। कि अगर इम्पेयरमेंट आ गई तो खाली लाइन है, आपने लाइनें नहीं लगा देनी, आपने खाली लाइन छोड़ी हुई है, तो यहाँ पे इम्पेयरमेंट लिखेंगे, इम्पेयरमेंट लॉस, और यहाँ पे एंड इम्पेयरमेंट कर देंगे। ये बता रहा हूँ आपको। और अगर नहीं आता लॉस तो ये ऐसे ही लिखा रहेगा और ये लाइन ऐसे ही खाली रहेगी, कोई मसला नहीं है, खाली लाइन पे तो कोई पकड़ नहीं है ना। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस, और इनको नेट करने से आती है बुक वैल्यू। अच्छा जी, अब है ना, चलो बाद में देखते हैं, आगे जाते ही नहीं है। अच्छा, ओके, दो एसिड्स हैं, कौन कौन से? प्लांट और बिल्डिंग। तरतीब क्या है सवाल के अंदर, वही लिखे ना, ताकि पहले प्लांट है, प्लांट ही पहले, प्लांट एंड बिल्डिंग। ठीक है, प्लांट और बिल्डिंग। ये 2000 कौन सा है जी? 2017। टोटल का कॉलम मैंने अर्ज किया ना बनाए। अच्छा, उसके बाद सब नोट्स भी बनाने हैं, चलो बन जाएंगे इंशाल्लाह, पहले मेन तो बना लें, अभी से क्यों टेंशन लेनी जी। नेक्स्ट है फिर प्लांट। अगर ये मैनेज हो जाए ना एक सफ़े पे तो ज़रा इजी हो जाता है, ये दोबारा फॉर्मेट नहीं सारा लिखना पड़ता। बिल्डिंग्स, टोटल का कॉलम बिल्कुल भी ना बनाओ। तो अगर 2 साल का सवाल देगा तो मेरे हिसाब से उसको करना भी ऐसे ही चाहिए, वो कंपैरेटिव फिर नहीं मांगेगा, इसका सॉरी टोटल कॉलम नहीं मांगेगा, कंपैरेटिव अगर मांगेगा तो टोटल का कॉलम
नहीं मांगता फिर नॉर्मली, ठीक है। चले, अब ये 2016 है और रुपीज़ इन, सवाल भी सामने रखा मैंने, वर्किंग सामने रख दी है जी। रुपीज़ डाटा किस में गिवन है? मिलियन में। तो हम भी मिलियन में ही कर लें फिर, रुपीज़ इन मिलियंस। ठीक है जी, प्रॉपर आपने इसको फॉर्मेट बना दिया। वर्किंग के अंदर अब गुंजाइशें निकल आएंगी। डन जी। अब प्लांट को ही पहले आप करना चाह रहे हैं मेरे ख्याल से, ऐसा ही है। तो प्लांट के तो मुफ्त के नंबर हैं, पर्चे में करना भी ऐसे ही, जो चीज़ आसान लगे पहले वो नंबर ले लो। और मेरा मशवरा, प्लांट की पूरी लाइफ को करके, दोनों साल में प्लांट को करके साइड पे करके फिर बिल्डिंग की तरफ आ जाओ। 1 बाय 1 साल देखोगे तो हर बार दोनों एसेट्स को दोबारा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो जी प्लांट की तरफ आते हैं। वर्किंग तो वही है मेरे पास, डेट, डिस्क्रिप्शन, ये मत लिखा करो अंग्रेजी में ऊपर डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह, बस वहाँ जाके एसेट सरप्लस लिख लिया करो जहाँ ज़रूरत पड़े, ओके। टाइम बचाया करो। ये तो आपके लिए लिखता हूँ मैं जी, क्योंकि आपने पिक्चर खींची होती है, बाद में आपको खुद समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या है, कि 6 महीने बाद जो आपने देखना हुआ उसको रोज़ जाके देखें फिर तो समझ आ जाए। 1 जनवरी 2015 पे ख़रीदा था प्लांट को, ये देखें 1 जनवरी 15 पे 475 का, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर 25 साल है और स्ट्रेट लाइन पर डेप्रिशिएट करना है इसको, ठीक है। इनिशियली तो ऐसे है, तो 475 रुपये कॉस्ट है। उसके बाद 31 दिसंबर 2015 आएगा, डेप्रिसिएशन लेंगे 475, कितने साल, रेजिडुअल वैल्यू तो कोई नहीं है, होती तो वो माइनस करनी थी, ठीक है जी। और बस जी 19, अच्छा जी 456। उसके बाद 16 की डेप्रिसिएशन भी ऐसे ही आनी है, क्योंकि 17 में एस्टीमेट चेंज हो रहा है ना, और 17 के एंड पे इम्पेयरमेंट हो रही है, और इसमें कोई डिस्पोजल नहीं है। ये आसान पार्ट था, मुश्किल सवाल अगर हो उसमें भी आसान हिस्सा होता है, उसमें आपने पासिंग मार्क्स, हर सवाल में पासिंग मार्क्स आप ले सकते हैं। तो बस आप लोग परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। डेप्रिसिएशन कोई ज़रूरत नहीं, दोबारा लिखूंगा कोई नहीं मैं, 19 ही आनी है। बुक वैल्यू 437। अब ये 31 दिसंबर 16 है, जिसको हम प्यार से 1 जनवरी 17 भी कहते हैं, ऐसे ही है ना, ये इसका निक नेम है हमारे पास। अब ये वो दिन है जिस दिन एसेट रीवैल्यू ये होना ही नहीं है, जिस दिन की बुक वैल्यू हमने यूज़ करनी है ऑनवर्ड्स डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि उसने सवाल में कहा था, कितने गया, ड्यूरिंग 17 OL डिसाइडेड टू चेंज डेप्रिसिएशन मेथड। ड्यूरिंग हो तब भी हम साल के पहले दिन से ही एप्लीकेबल करते हैं, यानी इस साल की डेप्रिसिएशन अब हमने नए हिसाब से निकालनी। पुरानी कॉस्ट अब रेलेवेंट नहीं है, तो जिस दिन एस्टीमेट चेंज आया उस दिन की बुक वैल्यू पकड़ो, और हमने ड्यूरिंग वाले को कह दिया 1 जनवरी पे ले आओ। इसका मतलब 1 जनवरी 17 वाली बुक वैल्यू जो मैंने अभी हाईलाइट की है वो रेलेवेंट हो गई, ठीक है। तो जी बेटा वो 31 दिसंबर, हाँ, पहले इम्पेयरमेंट है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सारी जी 31 दिसंबर 2016 पर डेप्रिशिएट होकर ये पहुंच गया है। मैं अपने अल्फाजात वापस लेता हूँ, उर्दू चेक करो, अल्फाजात, अल्फाज लफ्ज़ की जमा है, और मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छा चलिए जो भी है जी। 31 सॉरी आई थॉट कि 31 दिसंबर 17 पे इम्पेयर हो रहा है, सारी ऑन 31 दिसंबर 16 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ प्लांट वाज असेस्ड एट 360 मिलियन विद नो चेंज इन रेजिडुअल, नो चेंज इन यूजफुल लाइफ। इसका मतलब 31 दिसंबर 16 पे टेस्ट लगाना है, ठीक है। चलो जी ठीक है, हमने देखा रिकवरेबल अमाउंट को, और रिकवरेबल अमाउंट ने हमें देखा, हमने देखा बुक वैल्यू को, तो उसने हमसे नजरें चुरा ली, क्योंकि बुक वैल्यू एसिड की ज़्यादा है,
ये ओवर वैल्यूड है, औकात से बाहर है, नजरें तो चुरानी थी इसने। अब अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो हमें इसको औकात में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये रिकवरेबल अमाउंट अगर बुक वैल्यू से कम हो तो हम रिवाइज रिकवरेबल अमाउंट को रिवाइज बुक वैल्यू बना लेते हैं। एसेट पे इम्पेयरमेंट लॉस आता है, उसे रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को राइट डाउन करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें समझ आ रही? नहीं सर, वो तरतीब से ज़रा दोबारा बोलें। दोबारा बोलते हैं जी। हमने कंपेयर करना है रिकवरेबल अमाउंट और बुक वैल्यू को। अगर रिकवरेबल अमाउंट हमारी इस बुक वैल्यू से ज़्यादा है तो कुछ ना करो, यही उठाकर इधर लिख लो, नो इम्पेयरमेंट लॉस। और अगर रिकवरेबल अमाउंट हमारी इस बुक वैल्यू से कम है तो फिर बुक वैल्यू रिवाइज्ड वाली आएगी। यानी यूं कह लें, तरतीब वो जो मैंने बोली थी, अगर रिकवरेबल अमाउंट बुक वैल्यू से कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आएगा और बुक वैल्यू रिवाइज हो जाएगी, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बन जाएगी। ये मेरे अल्फाज है जो मैंने शायद उस दिन लिखवाए थे, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ वही बोल दूँ मैं। ठीक है, अब हमारे सवाल के अंदर जो रिकवरेबल अमाउंट है वो 360 है, हमने इसको देखा तो ये बुक वैल्यू से कम है, तो रिकवरेबल अमाउंट कम है तो इम्पेयरमेंट लॉस आएगा और बुक वैल्यू रिवाइज होगी, बल्कि रिकवरेबल अमाउंट ही रिवाइज बुक वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो रिवाइज बुक वैल्यू हम लिखेंगे, अब डायरेक्ट ही लिख लिया। अब हमने रिवाइज बुक वैल्यू क्या चीज़ है, दरअसल ये रिकवरेबल अमाउंट ही आ रही है, क्योंकि एसेट जो इम्पेयर हो रहा है जी 77 जी, इम्पेयरमेंट लॉस ना बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे रिवर्सल के अंदर, शॉर्टकट के अंदर ये यूज़ हो सकता है, बहरहाल ना बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होनी है, अगर कॉस्ट मॉडल वाला एसेट है तो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री क्या होनी है, इम्पेयरमेंट लॉस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट और अक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। ठीक है ना, इसलिए कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट, अच्छा जी, अब जो हम 31 दिसंबर 17 की डेप्रिसिएशन निकालने गए तो सवाल ने क्या कहा, भाईजान रुक जाएं, 16 के एंड पे ये इम्पेयर हुआ था, लेकिन 17 में हमने डिसाइड किया कि हम अब रिड्यूसिंग बैलेंस 10% लगाएंगे। हमने कहा लो, अच्छा वैसे ये गलती हो नहीं सकती थी आपसे, सिर्फ डेट 10% ले ले, क्योंकि हमने वैसे ही रिवाइज बुक वैल्यू लिख दी थी, तो ऑनवर्ड्स हमने यूज़ ही क्या करना था, इसी 360 को। बस हम 360 को यूज़ करते हुए 25 में से 15 और 16 2 साल ना, 25 में से 2 साल माइनस करते और 23 लेते, लेकिन उसने कहा इसको डिवाइड बाय 23 ना करो, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10% कर दो। ठीक है, तो बस ये काम हुआ। तो एस्टीमेट चेंज इस दिन हो रहा है 16 में, ठीक है ना, तो इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ वगैरह निकालते, लेकिन उसने कहा भाईजान छोड़ो, रेट दे दिया मैंने सब कुछ करके, वो मुझे पता है आपको नहीं पता, चलें तो खुद से रेट चेक करने नहीं बैठ जाना फिर। ठीक है जी, पता नहीं उसने क्या लाइफ लेकर ये रेट निकाला होगा। ठीक है, हाँ 17, तो क्या 16 लिखा हुआ है कहाँ? हाँ हाँ जी, डेप्रीसिएशन 360 इंटू 10%, ये नए एस्टीमेट वाली डेप्रीसिएशन है 36 324, ये बुक वैल्यू आ गई जी 31 दिसंबर 17। तो ये नंबर तो सब नहीं ले लिए होंगे, कितनों का ये सब सही था। ओके, अभी इसकी पोस्टिंग भी देखते हैं। 17 का नोट बनाने का कहा है या आगे जाएं? 17 का है ना, तो 16 17, चलो अब अपने उसूलों पे कारबंद रहें। 16 का नोट पहले बनाएंगे, फिर 17 का ओपनिंग बना लेंगे उसको, ठीक है ना, ताकि एक ही बार सोचना पड़े। अब पर्चे में काम कर रहे हैं, अब सीख थोड़ी रहे हैं। पहले दिन सीखते हुए मैंने दोनों सोचवाए थे, पागलों की तरह ये नहीं करना पर्चे में, पहला ध्यान से सोचो, दूसरा क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ अगर 2 साल मांग ले तो। नोट बना रहे हैं 16 का, वो ओपनिंग बैलेंस है 1 जनवरी 16 पर हमें चाहिए तो यकम, नो सर चाहिए किस दिन, ये उस दिन भी तुमने पहले भी 10 बार तुमने नो ही बोला है, हमेशा नो ही बोलते हो जी। 1 जनवरी 16 पर ओपनिंग चाहिए हमें, लेकिन निकालेंगे यहाँ खड़े होकर नहीं, ये कहा हुआ है, ओपनिंग तो इसी दिन का है। अब 1 जनवरी 16 को ओपनिंग चाहिए, निकालने के लिए आ खड़े हुए 31 दिसंबर 15 पे। 31, अब मैं लिख भी नहीं रहा आज, 31 दिसंबर 15 पे वर्किंग में आके खड़े हो गए। 31 दिसंबर 15 पे आकर हमने एसेट से पूछा
कि डेट तो डलवाओ पहले। यहाँ पे हमने आके खड़ा होना है, जगह ही कोई नहीं खड़ा होने की जी। 31 दिसंबर 15 पे हमने एसेट से पूछा, हाँ भाई उस्ताद कभी रिवैल्यू हुए? उसने कहा मॉडल देखो, मॉडल कॉस्ट मॉडल है मेरा। कहा अच्छा ठीक है, इसका मतलब फिर तुम तो वैसे ही हमेशा से तुम्हारा यही असूल रहेगा, डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी। ओ सॉरी, आपके एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? कॉस्ट। दूसरी बात तो बाद में आनी, आपके एसेट अकाउंट में क्या पड़ा होगा? प्लांट कॉस्ट। और कॉस्ट कितनी है? तो क्लोजिंग थी और ओपनिंग है। अब इसके नंबर है, ठीक है जी। उसके बाद जब ये रिवैल्यू मॉडल, रिवैल्यू क्या होना है, रिवैल्यू मॉडल ही नहीं है इसका, तो फिर 31 दिसंबर 15 पे खड़े होकर इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर 1 जनवरी 15 से 31 दिसंबर, डेट ऑफ परचेज से 31 दिसंबर 15 तक की डेप्शन होगी, और वो सिर्फ 1 साल की डेप्रिसिएशन है। और कितनी है? 19। तो क्लोजिंग 19 था, ये अगले साल का, मतलब हमने अपने साल का ओपनिंग। ठीक है, चलें अब आगे बढ़ाते हैं बात को। अब 16 का साल शुरू हो गया, और 16 के साल में ये 19 रुपये मजीद डेप्रीशिएट हुआ है, ये आ गया 19 तुम्हारा। ठीक है, तो 19 आ गया डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, उसके बाद ये तो कॉस्ट मॉडल वाला एसेट है, तो ये तो चक्कर ही कोई नहीं, और डिस्पोजल इसका हुआ कोई नहीं। ठीक है, अब 16 में वो हो गया जिसका आपको डर था। क्या? 16 के एंड पे देखो, अभी 16 में ही खड़े हैं, ईयर एंड पे इम्पेयरमेंट टेस्ट से एसेट को गुजारा, इम्पेयर हो चुका है। ठीक है, 77 रुपये का लॉस आ गया। इसकी एंट्री क्या होती है? इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस क्रेडिट। अब एक हल ये था कि सारे को काटें पर्चे के अंदर और फिर नया सेक्शन बनाएं। अरे एक ये है कि इसकी नीयत करके चले थे कि ये नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, अगर आ गया तो इसी के साथ ही लिख देंगे। ज़रा मेरे पास जगह तंग है, आपने पूरा लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पेयरमेंट लॉस भी आ गया, एंट्री सेम है, इम्पेयरमेंट लॉस डेबिट, पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होता है, उसका दूसरा इम्पैक्ट जो एसेट की कमी है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के अंदर हम इस तरफ रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये इम्पेयरमेंट लॉस है। इम्पेयरमेंट लॉस तो होगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट, और उसका दूसरा इम्पैक्ट जो एसेट की कमी है वो हम यहाँ पर क्रेडिट करते हैं एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस में। ठीक है, तो वो इसीलिए फिर हमेशा कायम भी रहता है कि उसको हमने कमी को साथ लेके चलना होता है। एक्सपेंस फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज हो जाता है। ये एसेट की कमी को एसेट अकाउंट में क्रेडिट चूंकि नहीं किया होता, तो इसको अलग कीप करके चलते हैं फिर, ताकि ये कमी अलग पड़ी रहे और जब भी कभी बुक वैल्यू निकालनी हो तो इनको नेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 77। यार ब्लू मार्कर होगा तो वर्किंग रेफर हो सकती है, पता ही है आपको, वरना आप नाराज भी हो सकते हैं। वर्किंग नंबर 1। ठीक है जी, बस कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर, कोई रिवैल्यूएशन, चलो जी फिर ना सही थे, ना सही। 475। अब इसका बैलेंस क्या आ रहा है? 1। अच्छा समझ आ गई आखिरकार जी बच्चों। अब जिन्होंने अलग अलग किया होगा उनका 38 आ रहा होगा एक्यूमुलेटेड डेप्शन का ओपनिंग। ये अब थोड़ा मसला होगा, ठीक है, ध्यान से देखना है। ओके, क्योंकि ट्रांसफ़र किसको करना होगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। ये ज़रा देख लो, ठीक है। अगर बहुत तकलीफ हो रही है तो ओपनिंग भी अलग अलग कर देता हूँ मैं। ज़रा ये ध्यान करना पड़ेगा, जिन्होंने इसको अलग नहीं किया उनको फिर थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा। सहूलत भी तो उन्हीं को मिली है, ठीक है, वरना अपना अलग से सेक्शन बनाओ, चल सो चल। अच्छा नहीं सॉरी, इस पर तो ट्रांसफ़र है ही नहीं। चले एनीवे, जिन्होंने अलग बनाया होता उनका ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्शन अगले साल आना था 38 और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट आना था 77। तो अल्टीमेटली बात यहीं पे ही पहुंचनी थी, यही क्लोजिंग ओपनिंग बनना था, तो मैंने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया यहाँ पे बस, ठीक है। अच्छा अब अगला साल आया, हाँ जी लिखवा दें जी, लिखवा दें 3। चेक ना कर लें, सही जा रहे हैं भाई, सही जा रहे हैं जी। उसके बाद अगला साल आया, क्लोजिंग को ओपनिंग, ये नहीं है, ये चेंज भी तो हो सकता था ना, कोई एडिशन आ जाता, कोई डिस्पोजल आ जाता, तो इस साल वर्किंग की हुई काम आ जाती। क्लोजिंग ओपनिंग, और इधर से 115 क्लोजिंग ओपनिंग।
जी यही है, 38 जमा 77 इकट्ठा किया हुआ है ना हमने, ठीक है। जिनके अलग सेक्शन होंगे उनका अलग अलग आ रहा होगा, ठीक है। अब इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लबें कितना है 36, तो 36 आया, वर्किंग नंबर 1 आया। आप लोगों का भी रिजल्ट है, कितने कितने पे, 3 वाला भी कोई बैठा है, 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, अल्लाह वाला, सारे अल्लाह वाले जी। ट्रांसफर कोई नहीं, डिस्पोजल कोई नहीं, आज तो इम्पेयरमेंट भी इस साल कोई नहीं। ये फिर क्या है, ये 77 इधर शामिल हो गया ना, ये ओपनिंग बना, ये क्लोजिंग बना, ये ओपनिंग बना, ये क्लोजिंग, सारी जिंदगी रहेगा ये, ठीक है। क्योंकि ये कमी तो हो गई थी, कमी को एसेट अकाउंट में हमने क्रेडिट नहीं किया था, अलग रख लिया था, तो वो कमी अलग पड़ी है, अलग पड़ी रहेगी हमेशा, ठीक है। एक्सपेंस फॉर द ईयर नहीं आएगा मजीद, समझाया भी था ऐसे नोट बना के। 151, अब बुक वैल्यू निकालेंगे तो 324 आ जाए। लो जी, ये तो आसान नंबर थे इस पर्चे। तो पर्चे के अंदर भी याद रखो, सारा पर्चा थोड़ा ही मुश्किल होता है, कुछ सवाल मुश्किल होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ आसान होते हैं। फिर जो मुश्किल सवाल होते हैं उनमें भी कोई सिफर नहीं होता बिल्कुल काम, कुछ ना कुछ आसान नंबर उसमें भी होते हैं, बस गेम्स नर्व्स की होती हैं, वो आप हार जाते हैं बस, और कुछ भी नहीं। प्रेशर ही बड़े होते हैं, यू नो। मेजरमेंट बेसिस, मैं कहता नहीं आप कौन कौन से होते हैं, वैसे ही रिजल्ट आने वाला है। मेजरमेंट बेसिस और डेप्रिसिएशन मेथड और लाइफ या रेट, जो यूज किया हो वही लिख दो। किसी एक में लाइव है तो दूसरे में रेट है, तो ऐसे कर लो, एक में लाइव दूसरे में रेट, नो इशू। एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, मैंने बच्चों से, एक बच्चा मुझसे पूछने आया था, मैंने उससे कहा था मुझे याद करवाना, सबको बता दूंगा। किसी एक नोट के अंदर ना, हाँ फैम वाले सवाल के अंदर, फैम वाले सवाल के अंदर क्या हुआ था, एक बात अब याद आ गई, मुझे भूल ना जाए, अभी मैं बता दूं अगर आप लोगों की इजाज़त है तो बता दूं, ज़रा हट रहे हैं बात इससे, ज़रा एक मिनट के लिए। फैम वाले सवाल में ये हुआ था कि हमारी ओपनिंग बिल्डिंग्स रीवैल्यू हो गई थी और वो 40 साल पे गालिबन डेप्रिशिएट हुई थी, और एक CWIP से ट्रांसफ़र होकर बिल्डिंग आई थी नई एडिशन, वो 50 पे हुई थी। तो नीचे हमने क्या लिखा था लाइफ में, 40 या 50, तो ये सही नहीं था, एक बिल्डिंग उसमें 50 भी थी, ये मैं ज़रा बता दूं, बस ये मेरे जहन में एकदम से आ गया। एक मिनट दें मुझे, एक मिनट दें मुझे, सवाल है मेरे पास, मैंने वो यहाँ पे लिखा था आपके लिए। जो भी था अभी सामने आ जाएगा भाई, जो भी लिखा था ना वो सामने आ जाएगा अभी इंशाल्लाह, आ जाए अल्लाह करे। अब यार सफ़ा नंबर सवाल का कौन सा था, फैम वाला, उसी के पास ही मैंने रखा था वर्किंग को। अच्छा ये तो अब कैफ 5 है, नहीं ये कार्लिया आ गया और ये फैम आ गया ये। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी जो बिल्डिंग्स थी जो रीवैल्यू हुई थी, वो इस साल जो 15 रुपये की उनकी डिडक्शन आई थी वो 40 रुपये के हिसाब से आई थी। एक पॉइंट ना कहना ये रह गया था मुझसे, और फिर बच्चे ने भी याद नहीं करवाया, आज मुझे याद आ गया, मैंने कहा ज़रा ये कर लें, माजरत ज़रा थोड़ा डिट्रैक हो गया, माजरत, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पुरानी बिल्डिंग्स डेप्रिशिएट हुई हैं 40 की लाइफ से, डेप्शन 15 थी, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख ली थी। और फिर एडिशन वाली बिल्डिंग्स 2% पे डेप्रिशिएट की हैं। 2% का मतलब क्या था, 50, चेक कर लो, 1/2%, 50 साल। यानी अगर मुझे लिखना भी था तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए था, ओह सही तो लिखा हुआ है, आपको बताया नहीं था, फिर शायद मैंने वैसे उसको बताते हुए लिख लिया होगा या जो भी हुआ था। बहरहाल ये क्या लिखा हुआ है, अगर आपका नहीं लिखा हो तो लिख लें, बहरहाल मैंने लिख लिया था, शायद बताने के लिए लिखा होगा। बिल्डिंग्स हैं, 17 रुपये की डेप्रिसिएशन है ना, मैंने कहा था आसान बात, जो यहाँ पर यूज डेप्शन निकलते हुए जो चीज़ यूज हुई है वही लिख लो। अब मसला ये आया कि यहाँ डेप्शन जो 17 रुपये आई है इसमें 40 भी इस्तेमाल हुआ है और 50 साल भी इस्तेमाल हुआ है, तो क्या करें, उसका हल है ये करें, 40 से 50 लिख दें, 40 से 50, 2% का मतलब 50 ही होता है ना। अब एग्जामिनर यूज़र के सामने कोई आपकी वर्किंग थोड़ी ही होती है, वो निकाल ले, वो डिवाइडेड बाय 50 करके निकाल ले एडिशन के ऊपर, ठीक है। बस इनफ होगा ये बताना 40 से 50, यानी कि हमने 40 से 50 साल लाइफ यूज़ की है। ये ओपनिंग वालों पे 40 यूज़ की है और ओपनिंग वालों पे, और एडिशन वाले पे 50 है, तो बस दोनों लिख दो। जी बेटा,
लिख दें, सही है, लेकिन ये बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब है। लाइफ अगर लिख रहे हो तो लाइफ ही लिखो, वही कंफ्यूज है यार। 2% और 40 ईयर्स कह रहा है कि ये दोनों ही एक जैसे हैं, वो कहेगा नहीं 2% तो 50 बनता है, तो बेहतर ये ज़्यादा लग रहा है मुझे। अलग पैसे लगेंगे, सिर्फ 2% लिखना सही नहीं होगा, क्योंकि जो 15 रुपये हैं, ये 15 रुपये क्या 2% से डेप्शिट होकर निकले हैं? कितने गया ये 1/40 करके देखो, 2% नहीं बनता, डिफरेंट रेट बन जाता है, इसलिए ये कर दें भाई। क्यों रिपीट क्या करूं, क्या समझ नहीं आया वो बताओ। 40 आप क्या कर रहे थे? आप क्लास के बाद आना, इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है भाई। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालते हुए डिफरेंट लाइफ्स यूज हुई थी। ओपनिंग बिल्डिंग्स पे 40 ईयर्स और एडिशन वाली बिल्डिंग्स पे 2% यानी 50 ईयर्स। तो मैंने कहा ये दोनों ही लिख दो, बस इतनी सी बात की थी, ठीक है जी। 2% इज 50, तो 2% स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या सिखाया है? 1/0.02 करके देखो 50 बनेगा। यानी एडिशन वाली बिल्डिंग्स, जो नई बिल्डिंग्स आएंगी, पॉलिसी यही है कि उनको हमने 50 साल पे डेप्रिशिएट करना है। 50 साल का मतलब 2%, एक ही बात होती है, ठीक है ओके। ज़रा पॉज करिएगा। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई है? गाट इट, नॉट गाट इट, गाट इट। ये सवाल पड़ा है, यहाँ पे हम वर्किंग्स वाला सवाल ओपन करेंगे। अच्छा जी, तो माजरत जी, अब यहाँ पर दोनों साल डिफरेंट हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप लाइफ एक में लिख लो, दूसरे में रेट लिख लो, मैंने स्लैश डाली हुई है, ओके। और सही है ना, एक साल में भी दो हो तो मैंने बता दिया, अब दोनों में डिफरेंट हो तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। लाइफ लिखनी है, लाइफ लिख लो, अगर उसको भी रेट में कन्वर्ट करना है तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। 1/25 करोगे तो रेट आ जाएगा। लेकिन मेरा ये कहना है और मानना है कि जब एक लिखी हुई चीज़ से काम चल रहा है तो क्यों एक खामखा कैलकुलेशन करें, ठीक है। अब 2016 के अंदर जो डेप्रीसिएशन निकली है वो 25 साल वाली लाइफ के हिसाब से निकली है, बोलो। तो मेजरमेंट बेसिस कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। उसके बाद स्ट्रेट लाइन मेथड है और 25 ईयर्स लिख दो, ठीक है जी। अब जब अगले साल जाओगे तो मॉडल तो कॉस्ट ही है। डेप्रिसिएशन मेथड क्या हो गया? रिड्यूसिंग बैलेंस और 10%। एनी इशू? ये तो एक साल के अंदर डिफरेंट नहीं हुआ, हमने तो एक साल में भी डिफरेंट का कहा कि वही दोनों लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सही है जी, चलें जी। अब आते हैं असल काम की तरफ, और वो है बिल्डिंग्स। लेकिन ये देख लो कि आपको 17 नंबर का सवाल था ना, तो कम से कम क्या देख ही लेते हैं। कहाँ है मार्किंग स्कीम? इसको ऐसे खोल लेते हैं फिलहाल, बल्कि ले ही जाता हूँ मैं। अल्लाह करे लगी होवे हूँ। यस, इज़ है। ये जनाब हर एक फिगर यहाँ पे 0.25 के हिसाब से मैंने डाली हुई है। 0.5 मार्क्स, ऐसे ही यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर ये गिनती कर लो। और ये क्योंकि कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू होती है तो ये भी 0.25 मार्क है। ये कॉन्सेप्ट है ना, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो ये 2 मार्क्स असल में ये पूरे के हैं। इस तरह से मार्किंग स्कीम मैंने लगाई है, ठीक है ना। अब आप खुद देख लो, ये आधा 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 और 0.25, इतने मार्क्स तो आ गए। अच्छा, नीचे वाले ये 1.25 है, इस सारे का, इसमें प्लांट वाले के भी आपको मार्क्स मिल चुके हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अगली बात तो फिर रिवैल्यूएशन के साथ ही है, तो जब रिवैल्यूएशन आएगी तब देखेंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट, एस्टीमेट चेंज का नोट मैंने करवाया नहीं है, तो सारे सवालों में पेंडिंग चला आ रहा है, ठीक है। जब एक बार करेंगे तो ये सारों को इकट्ठा पकड़ के सारे ही बना देंगे, प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। एक एक करके नहीं बनाया, इसीलिए जब बनवाऊंगा
तो जो सवाल मैं बनवाऊंगा वो तो प्रैक्टिस होगी ही होगी। जितने सवाल हमने आज तक किए हैं उन सब को ओपन करके उनके अंदर ये चेंज इन एस्टिमेट वाला नोट बनाते जाएंगे, ताकि मल्टीपल नोट्स हमारे सामने आए। एक ही दिन के अंदर हम लेट से 5, 6, 7 सवालों के बना लेंगे तो हम इंशाल्लाह ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे, इसलिए वो मैंने साइड पे रखा हुआ है। अच्छा जी, बिल्डिंग्स की बात करते हैं अब। बिल्डिंग्स रीवैल्यू हुई हैं 31 नंबर 15 और 31 नंबर 17 पे, लेकिन 17 पे रीवैल्यू से पहले डिस्पोजल भी है। चलो ये वर्किंग करते हैं, वर्किंग ही है बस, टेक्निकल काम। ये वैसे ना थोड़ा सा इसको औकात में लाया जा सकता है, इसकी इम्पेयरमेंट बुक कर लेते हैं इस वर्किंग की, क्या ख्याल है? वर्किंग की इम्पेयरमेंट बुक करें, औकात से बाहर है, औकात में लाएं इसको बस। बल्कि ये रिकवरेबल अमाउंट भी आपके लिए लिखा हुआ है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं था आप लिखना, क्या ख्याल है? मैं चाह रहा हूँ कि एक सफ़े पे फिर आपको पिक्चर मिल जाए, आप लोगों को सहूलत हो जाए। अगर कोई नोट नहीं कर रहे होते बच्चे, सिर्फ समझ रहे होते हैं, तो मैं ज़रा उनके लिए ये काम कर रहा होता हूँ, ठीक है? अच्छे बच्चे होते हैं ना मेरे, समझ रहे होते हैं, तो फिर मुझे उनका ख्याल होता है। जब मैं कहता हूँ लिखो मत देखो, वो मेरी बात मान लेते हैं, तो फिर मैं उनके लिए ये सहूलत मुयस्सर कर रहा हूँ। ओके, वर्किंग नंबर 2, डेट। अच्छा, इंस्टॉलमेंट में बोलने लगा था, ये बड़ी मुसीबत चल रही है आजकल। FR2 में वो लीज चल रही होती है ना, तो वहाँ पे इंस्टॉलमेंट लिखना होता था, डिस्क्रिप्शन बोल रहा होता हूँ। चलें जी, नेक्स्ट एसेट कौन सा है? बिल्डिंग्स, बिल्ड्स, फिर RS, PL, बस रोक के उस्ताद जी। अच्छा, अब जी किस दिन खरीदा था इसको? 1 जनवरी 2015 पर। कॉस्ट भूल गई मुझे, 600, और लाइफ है 30 साल, और मेथड है स्ट्रेट लाइन, और पहली रिवैल्यूएशन होनी है पहले साल की एंड पे कर दी, ठीक है जी। तो कितना है जी? 600। 31 दिसंबर 15 आया, डेप्रीसिएशन है 600 डिवाइडेड बाय 30, कोई रेजुअल वैल्यू वगैरह कोई नहीं थी। 20, बुक वैल्यू 580। मुझे नहीं लगता पास पेपर 2 आज होता नज़र आ रहा है। चलो ये अच्छा सवाल है, हो जाए तो। आज क्लास मैंने ज़रा जल्दी ख़त्म करनी है, हाँ ज़रा जल्दी, 5-10 में, 1:15 बजे तक कोशिश है मेरी कि ख़त्म हो जाए। हाँ ना, तो रोज़ 1:25 पे नहीं ख़त्म होती, 1:10 पे कोशिश करूँगा, ठीक है ना, बस इससे ज़्यादा। अच्छा, उसके बाद 31 दिसंबर 15, लेकिन ये सिर्फ मेरे दावे ही होते हैं, आपको पता है, बाद में मैं मुकर जाता हूँ इन बातों से। अच्छा, तो मैनू तू मुसलमानी जो ही काट देता है, छुट्टी जल्दी ना देने की वजह तो। मैंने तो ये नहीं कहा कि इतने बजे क्लास ख़त्म करूँगा, मैंने कहा जल्दी ख़त्म करूँगा। अब मेरे हिसाब से क्या जल्दी है वो तो मुझे पता है, ठीक है, मैंने कहा तो है। मैं इंशाल्लाह टाइम पे छोड़ूंगा, मैं क्लास हमेशा टाइम पे शुरू करता हूँ, कभी लेट नहीं हुई, और हमेशा टाइम पे छोड़ता हूँ, कभी लेट नहीं की। कभी देख लो फीडबैक उठा, कभी बच्चे भी नहीं ये बात कहेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, टेक्निकल रीज़न मैंने पहले भी आपको बताई हुई है। जब मैं क्लास में आता हूँ, क्लास उस वक्त शुरू होती है, कभी उससे पहले शुरू हुई हो तो बताओ। आज जब मैं क्लास से चला जाता हूँ, क्लास ख़त्म हो जाती है, कभी उसके बाद चलती रही हो, तो फिर मैं राइट ऑन टाइम क्लास स्टार्ट करता हूँ, कभी आज तक लेट नहीं हुआ, और राइट ऑन टाइम ख़त्म करता हूँ, कभी भी मैं क्लास से पहले निकल के नहीं गया, ठीक है। इसलिए आज के बाद कोई ये नहीं कहेगा जी बोले रीवैल्यूड अमाउंट। बेटा मैं क्या ज़रा नींदर शींदर आ रही है बच्चों नू, मेन पॉइंट अब आया है, अभी आगे चलना है, तो वो उठा हुआ है, वो आगे पहुंचा हुआ है, तुम उसको छोड़ दो जी। बच्चों 700, वो मेरा एक दोस्त था आज छुट्टी पे मेरे ख्याल में, जिसने मुझे कहा था वर्किंग 2 क्यों बनाते हैं, छुट्टी पे है ना आज ये, इधर वर्किंग 2, इधर वर्किंग 1 के साथ वर्किंग 2, जो मैं साथ कहता रीवैल्यूड एसेट को यहाँ से शुरू करो, उसने कहा था वर्किंग 2 क्यों बनाते हैं, इस सवाल के अंदर वो फंस गया उन्हें, अगर उसने ना बनाई हो। यहाँ पर ध्यान रखना, वो जो मैं डिस्पोजल की अलग से वर्किंग नहीं करता इस रीवैल्यूड एसेट के, वो बहुत हेल्प करने वाली है आपको जी। ये वाहिद सवाल है जी जिसके अंदर रीवैल्यूड एसेट डिस्पोज हो रहा है, नोट के सवाल के अंदर अच्छे लेवल का, जिसके अंदर जिस साल रीवैल्यू हुआ है उसी साल नहीं बिका, बल्कि उससे
अगले साल पर्चे में ये पता लगा था, पर्चे में ये पता लगा था कि ये एसेट जिस साल रीवैल्यू है उसी साल नहीं बिका। आधे बच्चों को पता ही नहीं चला था। AL, KL, UL ये तीनों सवाल जो प्रैक्टिस करवाए थे, इनमें लेट्स से 16 में एसिड रीवैल्यू होता तो 16 में ही बिक जाता था। फिर उनमें से ये 16 में अगर रीवैल्यू 15 में हो रहा है तो फिर 16 में नहीं बिका, 17 में जाके बिक रहा है। और ये बात पर्चे में किस किस को पता लग गई थी? पता नहीं भाई, कह रहे हैं कुछ तो। चलें, आप पता लग जाएगा, अब लग पता जाएगा जी बेटा। प्लीज 120 इज द रीवैल्यूएशन सरप्लस। अच्छा बच्चों प्लीज चुप कर जाएं। उसके बाद इसने चलना है 30 जून 17 पे ज़रा ध्यान करना, चलता ही ना जाए 17 तक। 31 दिसंबर 17 तक नहीं जाएगा, तो पहले इसको 31 दिसंबर 16 पे ले आएँ, फिर 17 वाले साल में डिस्पोजल को अलग करते हैं और बाकियों को फिर 31 दिसंबर 17 पे लेकर जाएंगे। तो 31 दिसंबर 2016 डेप्रीसिएशन 700 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ निकालेंगे इधर रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर। तो एक साल ही गुजरा था, अभी 30 में से एक गुजर गया, बाकी 29 डिवाइड करें 24 और उसके बाद 120 डिवाइडेड बाय 29 नशर भी कर दो 4 जी 676 और 116 भूल गया था मैं, 6 कहना होता है सही इंग्लिश में। अच्छा जी, अब 17 के साल में क्या गड़बड़ है? 31 दिसंबर 17 तक सारे एसेट्स नहीं जा रहे। इनमें से एक बिल्डिंग जो है, इन बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग जो है वो 30 जून पर बिक्ड, ठीक है, सोल्ड। तो 30 जून 2017 पर डेप्रीसिएशन निकालेंगे हम, वन बिल्डिंग या डिस्पोजल कर लो, डेप्रीसिएशन ऑफ, जिसके लिए वर्किंग 2 करते थे, आज मजबूरन वर्किंग 3 कहूँगा मैं उसको। काश कि मैंने ये वर्किंग पहले की होती तो जैसे सिखाया था वैसे ही होता, वर्किंग 1 और वर्किंग 2। तो ये कितने बच्चों ने वर्किंग ऐसे ही की थी? सही है, इंशाल्लाह पासिंग मार्क्स हैं आपके। सवाल वॉज अ बिट टफ एक्चुअली। 30 जून 2017 पर बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, बेटा बातें नहीं प्लीज़। और उसके बाद बकाया बिल्डिंग्स को डेप्रीशिएट कर लो 12 महीने के लिए, तो ये भी निकालेंगे, ये वर्किंग आज 4 कर लेंगे। ये सारे काम करके बुक वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन चलें निकल आई तो निकल आई, फिर ज़रा मैच ही कर दूंगा आपको। पर्चे में ना निकालना, पर्चे में टाइम बचा लेना, ठीक है? हाँ जी, ज़रूरत है, वहाँ जाके पता लग जाए तो फिर भी निकाल सकते हैं। ओके हाँ अच्छा, रीवैल्यू सिर्फ ये रिमेनिंग ही होंगी। खैर चले छोड़े। अब अगर ये तस्वीर ऐसे खिंचवाई जाए तो इतनी कुछ जगह पे अब मैं कैसे बनाऊं? ये प्रॉफिट एंड लॉस को बाद में उड़ा दूंगा मैं, ठीक है ना? वर्किंग में यूज़ नहीं हो रहा ना, प्रॉफिट एंड लॉस तो आया नहीं ना? लॉस आया अगली में? ओ नो, कहाँ जाऊं? ओके गुजारा कर लेंगे जी, देखते हैं। अच्छा जी, वर्किंग नंबर 3 है। अब ये हम डिस्पोजल को अलग कर रहे हैं, डेट, इसमें तो नहीं ना होगा लॉस, ये तो पहले बिक जाएंगे ये वाली बिल्डिंग। अच्छा जी, बिल वो बिल्ड्स है तो ये बिल्ड है, समझे हो? ये बिल्डिंग्स हैं सारी और ये एक है जो बिकी है बिल्डिंग, ठीक है? ओके। और सरप्लस, ज़रूरत पड़ी तो P&L भी लिख लेंगे। अच्छा बच्चों, आपको क्या टिप दी थी? आपको क्या टिप दी थी कि लेटेस्ट रीवैल्यूएशन के दिन से इस वर्किंग को बनाना, ठीक है? अब लेटेस्ट रीवैल्यूएशन का दिन कौन सा है? ये 31 दिसंबर 15। ये 700 रुपये की रीवैल्यूड अमाउंट है सारी बिल्डिंग्स की, जिसमें से एक बिकी है। अब हमने 3 सवाल जो क्लास में प्रैक्टिस किए थे उनमें क्या था, उसने स्टार्ट के अंदर बताया होता था 5 बिल्डिंग्स इन सेम विसिनिटी, 10 बिल्डिंग इन सेम। हम अज्यूम करते थे कि एक जैसी होंगी तो
तो 10 की कॉस्ट अगर 700 है तो फिर 1 की कॉस्ट डिवाइड बाय 10। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे बिल्डिंग्स डिफरेंट रही होंगी, तभी उसने इसको अलग से बताया। क्या कहता है, क्या कहता है, ऑन 30 जून आ बिल्डिंग हैविंग कॉस्ट ऑफ 66, हमने कॉस्ट को क्या करना, वॉज सोल्ड टू बहादुर फॉर 85। मैं तो इसको भी कुछ नहीं करूँगा, मैंने तो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करनी ही नहीं है। इट वॉज लास्ट रीवैल्यूड एट, इसका मतलब ये रीवैल्यूड अमाउंट है, लास्ट रीवैल्यूड अमाउंट यही है इस डिस्पोज होने वाली बिल्डिंग की। तो इसको ले आएँ और डेट भी लिख लें, 31 दिसंबर 2000। अच्छा वैसे ना वो ज़रूरत पड़ने लगी है, मुझे 31 दिसंबर 15 पर बुक वैल्यू चाहिए, क्योंकि अच्छा ये डायरेक्ट भी निकल सकता था, लेकिन मैं वैसे वर्किंग कर रहा हूँ जैसे यहाँ पे हुई पड़ी है, ठीक है। 31 दिसंबर, एक मिनट, 1 मिनट, लेट मी डू समथिंग फॉर यू, 1 मिनट, ये अब ठीक है, डेट का मैं वर्किंग का मैं कर लेता हूँ। हाँ जी डब्ल्यू नीचे आए ज़रा, मैं ये कहना चाह रहा था कि आपको मुझे यहाँ से ये वर्किंग चाहिए। असल में मुझे क्या चाहिए, असल में मुझे 31 दिसंबर 15 की कोई डायरेक्ट कर सके ना, तो मैंने कहा ज़रा बता दूँ, रीवैल्यूड अमाउंट चाहिए डिस्पोज होने वाली इस बिल्डिंग की, जो कि सवाल ने बताई है कितनी है, 87। अब ये तो सवाल ने बता दी है, लेकिन इसका कोई सरप्लस भी तो होगा, वो नहीं पता। देखो 700 में से निकाला करते थे रीवैल्यूड अमाउंट, तो कहते थे जी बराबर है तो डिवाइडेड बाय 10 × 4 लेट से, तो फिर सरप्लस के साथ भी तो वही करते थे, उसका रिलेटेड सरप्लस भी अलग लाते थे। आज मामला क्या है, आज हमें ये बिल्डिंग्स में से बिकने वाली की ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स है, बोलो, ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ ऑल बिल्डिंग्स है, और ये रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ डिस्पोजल वाली बिल्डिंग, ये तो उसने अलग कर दी। अब इस 120 में से सरप्लस कितना है ये उसने नहीं बताया, तो इसके लिए मुझे ये एक स्टेप ऊपर जाना पड़ना है। क्यों, मुझे ये बुक वैल्यू पता होगी तो मैं बैलेंसिंग फिगर सरप्लस निकाल सकूंगा इस स्पेसिफिक बिल्डिंग से रिलेटेड, ठीक है, जिसको मैं यहां लिखूंगा और फिर नीचे भी आएगा और फिर आगे चलाएंगे। बात समझ आई है। अब ये डायरेक्ट भी हो सकता था, लेकिन मैंने ज़रा कंफर्टेबल करने के लिए आपको पूरी वर्किंग उस तरतीब से ही लिखी है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे बुक वैल्यू कोई बता दे अगर, तो कमाल हो जाए। तो जो खरीदा था उसकी कॉस्ट थी 66। अब जब सारी बिल्डिंग्स ही हमने खरीदी हैं, देखो ये क्या कह रहा है, डेट ऑफ परचेज बिल्डिंग्स की क्या है, 1 जनवरी 15। तो जब 1 जनवरी 15 को ही सारी बिल्डिंग्स खरीदी हैं, तो ये भी 1 जनवरी 15 को ही खरीदी होगी, बोलो। और 31 दिसंबर 15 पे जब पहली बार रीवैल्यू हुई थी, 700 पे गई थी, उस दिन इसकी बुक वैल्यू भी निकल सकती है, और बोलो वही निकाल रहा हूं बस। यानी कि इधर देखो, ये बुक वैल्यू सारी बिल्डिंग्स की है, वो ये भला कर देता ना मेरे साथ कि मुझे कहता और इसकी बुक वैल्यू भी इतनी है, मौजें लग जाती, वेव्स लग जानी थी। क्या, जैसे मैं ये कह रहा हूं, तो समझ आ रही है बात की, 700 सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट है, 87 सिर्फ इस बिल्डिंग की, 120 का सरप्लस सारी बिल्डिंग्स का है। कैसे निकला है, सारी बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू, सारी बिल्डिंग्स की रीवैल्यूड अमाउंट, फर्क, ठीक है। अब अगर वो यहां पर सारी बिल्डिंग्स की बुक वैल्यू के साथ ही, मतलब तो हमने निकाली थी, ये बता देता बुक वैल्यू ऑफ दिस डिस्पोजल वाली बिल्डिंग है लेट से 30 रुपए, तो मैं कहता अच्छा ये 30 बुक वैल्यू थी, ये 87 है, तो ये सरप्लस इसका बनता है स्पेसिफिकली। लेकिन वो यहां से गायब कर गया बुक वैल्यू को, तो ये हम निकाल लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। 1 जनवरी 15 को हमने ये बिल्डिंग खरीदी थी जो बिकी है, क्या कॉस्ट थी इसकी तब, 66, और सब बिल्डिंग्स की ही यूजफुल लाइफ जो डेप्शन के लिए हमने यूज की थी वो कितनी थी, तो इसमें से माइनस क्या करना है, 66 डिवाइडेड बाय 30, ये 1 साल की डेप्रिसिएशन है, और गुजरे कितने साल हैं, एक ही गुजरा है, खैर से एक ही गुजरा है। 1 जनवरी 15 को खरीदा था, तो 31 दिसंबर 15 तक, तो मैं एक लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, ले 64 3.8 क्या, सही कह रहे हो, मिलियन में है तो छोटे मिलियंस भी आ रहे हैं, डरो जरा, अल्लाह से डरो, जब 0.3 आएगा तो राउंड डाउन कैसे करोगे, इसलिए छोटे मिलियंस हैं, डेसिमल के बाद एक डिजिट यूज करो।
तो मुझे बताओ क्या आता है आंसर, 63.8। ठीक है जी। अब हमें पता लग गया जी सरप्लस कितना आ रहा है। ये मैं कह रहा हूं कि अगर यही फिगर वो हमें प्यार मोहब्बत से बता देता कितना निकला, 63 ये प्यार से हमें बता देता, जैसे उसने कितने प्यार से बताया, ये देखो द री वैल्यू, यूं बोलता द बुक वैल्यू, एक सवाल ऐसा भी है पास पेपर या क्वेश्चन बैंक के अंदर, वो दिखाऊंगा, उसने यूं लिखा हुआ है द बुक वैल्यू एंड री वैल्यूड अमाउंट ऑफ दिस डिस्पोज्ड बिल्डिंग ऑन लास्ट रिविजन डेट वाज 87 एंड 63.8। ये लिख देता तो हमारी जिंदगी कितनी आसान होती। हम 63.8 को बुक वैल्यू कहते और ये 87 रीवैल्यूड अमाउंट, दोनों कंपेयर करते और ये सरप्लस निकल आता। लेकिन ये हमें निकालना पड़ा। कितने बच्चों ने ये सही निकाल लिया था? तरीका जो मर्जी हो, हाथ कम हो गए, तरीका जो मर्जी हो, आंसर ये निकला हो। कितना है? 23.2। जी गॉट इट। ये बहुत अच्छा सवाल है, बस अब किस्मत उनकी जो नहीं आए, क्या कह सकता हूँ उनको मैं। ये टेक्निकल है थोड़ा सा, ऐसे बस तंग होता है बच्चा, तो बहरहाल एक बार और दोबारा करेंगे इंशाल्लाह, फिर इसमें भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। जी सही है, अच्छी कैलकुलेशन थी, यहाँ तक कोई मसला। अब आगे चलो भाई, आगे तो अब फिर सीखा हुआ है आपने। अब डेप्रीसिएशन करनी है। अब 16 वाले साल की डेप्रीसिएशन करें, क्योंकि 16 में तो ये नहीं बिकी, ये भी तो नहीं देखा था हमने जब क्लास में ये सवाल करते थे। तो 15 में लेट से ये रिवैल्यू हुआ है ना, तो 16 के अंदर ही बिक, मतलब यूँ समझ 15 के आखिरी दिन की बजाय हम नॉर्मली स्टार्ट ऑफ द ईयर वाले सवाल किए थे, उनमें जैसे ही रिवैल्यू होता था उसके बाद उसी साल के अंदर अंदर बिक जाता था। यहाँ पे 15 में रिवैल्यू हो रहा है, 16 में बिक जाता तो वैसे ही सवाल लगना था, लेकिन 16 में भी नहीं बिका, जाके कहीं बिक रहा है 17 में। तो 16 पूरा डेप्रीशिएट करना पड़ेगा हमें। डेप्रीसिएशन 87 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ निकली पड़ी है पहले से ही, वही है 29 इंटू, अच्छा पूरा साल, क्योंकि ये पूरा साल डेप्रीशिएट हुआ है। 23.2 डिवाइडेड बाय 29। जी फरमाएं। 3 और 1.8। जी बच्चों 84 आ गया 31 दिसंबर 16 पर बुक वैल्यू 84, और सरप्लस की बुक वैल्यू, ये भी बुक वैल्यू ही होती है। बुक वैल्यू मतलब जो बुक्स में नज़र आ रहा है। अच्छा ये ना समझना कि एसेट की सिर्फ, लाइबिलिटीज़ की भी बुक वैल्यू होती है। अच्छा चलो छोड़ो फिर कभी से। 22.4। अच्छा अब कोई कानफूस तो नहीं हो रहा कि डबल डबल डेप्रीसिएशन, यहाँ भी डेप्रीसिएशन, यहाँ भी डेप्रीसिएशन। ये डबल नहीं है भाई, मैंने कहा था कि ये वर्किंग हम रेप्लिकेट कर रहे हैं। बेसिकली ये 3 रुपए की डेप्रीसिएशन इस 24 रुपए की डेप्रीसिएशन में शामिल है। वो सिर्फ फिगर्स कुछ निकालने के लिए हम वर्किंग की है। क्या मतलब? ये 63.8 इस 580 में शामिल है, ये 23.2 इस 120 में शामिल है, ये 3 इस 24 में शामिल है, ये 0.8 इस 4 में शामिल है। ऐसे नहीं परेशान हो जाना आपने, वही काम सारी बिल्डिंग्स का है, उसमें से एक को अलग किया है, कुछ फिगर्स निकालनी है। जब फिगर्स निकल आएंगी तो मैं इसको उठा के डस्टबिन में फेंक दूंगा। वर्किंग हमारी यही मेन चल रही होती है, एंट्रीज में यही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है जी, मैं कहता हूं तो मान लोगे जी। उसके बाद ये बिका कब? 30 जून 2017। यही तो नई चीज थी इस सवाल में, जो क्लास में नहीं करवाई गई थी, जो सिर्फ जबानी बताई गई थी। ठीक है, कि ज़रूरी नहीं है कि एसेट रीवैल्यू हो साथ ही बिक जाए, हो सकता है अगले साल चला जाए। मैंने कई बार ये बात की थी जब मैं कहता था क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन यहाँ निकालो, ऐसे मौक़ों पे फ़ायदा देगा। 3 साल 4 साल बाद भी बिक सकता है एसेट। पर्चे में आए सवाल अभी तक आया नहीं है, तो ऐसे कर सकता है। तो आपने क्या करना है, अपने तरीके पे कायम रहना है, बस पार्ट 2 शुरू करना है। हाँ तुसी कर लो।